हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के इस पार्ट को लेकर मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुरुष और महिला का बैडमिंटन हुआ था अभी इंडिया का, ध्यान रखिएगा ये कौन सा है, ये इंडियन ओपन है ना। वैसे अगर देखा जाए तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम माने जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जो कि पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है अमेरिकन ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम माने जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ जो होते हैं अलग से आते हैं, जैसे आपका थाईलैंड ओपन होता है, इंडियन ओपन होता है, तो ये छोटे लेवल पे होते हैं। 4 मेन ग्रैंड स्लैम माने जाते हैं। तो अभी हाल ही में जो 2025 में इंडियन ओपन हुआ है, तो इसमें जो बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है, क्योंकि ये बैडमिंटन से ही रिलेटेड होता है, तो इसका जो खिताब जीता है वो कौन जीता है? विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग ने। ठीक है, तो 2025 में पुरुषों में अगर बात किया जाए तो कौन जीता है? विक्टर एक्सेल्सन। और महिलाओं में कौन जीता है? एन से यंग। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें, तो अभी हाल ही में जो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था इंडियन ओपन का, ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। ये भी बात याद रखनी है, ठीक ना। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना है। हालांकि एक चीज़ और जानिएगा, ये वही 2 खिलाड़ी हैं जो कि क्या है, पेरिस ओलंपिक में भी क्या किए थे, अपना स्वर्ण पदक जीते थे 2024 वाला। तो वही खिलाड़ी यहाँ पे भी जीत चुके हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको करंट जो भी ये पॉइंट्स मिल रहा है, इसका नोट्स बनाने के लिए आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। सम्राट एकेडमी GZP को ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए आगे देखिए। 23 जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो कौन सी जयंती मनाई गई है? तो अगर हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। कब हुआ था? 1897 में। तो इस हिसाब से अगर आप जोड़ने की कोशिश कीजिए तो कौन सी जयंती मनाई गई है? 128वीं जयंती मनाई गई है। बात समझ में आया? तो ये याद रखना है आपको कि नेताजी सुभाष चंद्र की जो जयंती मनाई गई है वो कौन सी मनाई गई है? 128वीं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, चलिए आगे मैं बात करूंगा। इसमें जो होता है एक पुरस्कार दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, उसकी भी घोषणा की गई है। बात समझ में आया? तो अभी के लिए आपको क्या याद रखिएगा, यहाँ पे आपके पास है 23 जनवरी 2025 को जो सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाया गया है। ये इनका कौन सा था? ये इनका 128वीं जयंती थी। और इसी दिन हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। बात समझ में आया? तो इस दिन हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं, जिसकी घोषणा 2021 में की गई थी। यहाँ पे जैसे आपको मिल जाएगा कि 23 जनवरी को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। हाँ, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो है 3 दिवसीय समारोह मनाया गया है, और इसका जो आयोजन है कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के कटक में, जहाँ पे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, उड़ीसा के कटक में, वहीं पे इसको मनाया गया है। बात समझ में आया? तो ये समारोह को भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है इंकोसिस को, इंको। ठीक है, इसको याद रखना है। फुल फॉर्म इसका लिखा गया है आपके सामने, द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। कहाँ पे हुई थी? हैदराबाद में। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा, ये जो इंकोइस है इसका जो स्थापना 1999 में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। एक्चुअली में ये क्या है, ये जो समुद्र वगैरह में सुनामी आए, चक्रवात आए, तो ये उसका जो होता है प्रेडिक्शन करता है। बात समझ में आया? यानी कि इसको चक्रवात आने से लगभग 10 मिनट पहले इसको इस बात की वहाँ पे जांच पता चल जाती है, और इसका ये प्रेडिक्शन करता है कि कोई तूफान आएगा तो कितनी गति से आएगा, किस लेवल पे आएगा। बात समझ में आया? तो इसलिए आपदा के प्रबंधन में, यानी ये इस तरीके से तूफान आते हैं तो उनसे बचाव के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। इस वजह से ही इसको क्या किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है।
अगर नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के बारे में बात किया जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, इनका तो जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। बात समझ में आया? ध्यान ये रखिएगा कि उस समय उड़ीसा नाम का राज्य नहीं हुआ करता था, वो बंगाल के ही प्रांत में आता था। अगर ऑप्शन में आपको उड़ीसा न दिया जाए तो बंगाल ध्यान रखिएगा, ये बात आपको अच्छे से रखना होगा, क्योंकि बंगाल, बिहार और ये आपका उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र बंगाल सेक्टर में ही आता था। ठीक ना? तो कटक को याद रखिएगा। उड़ीसा भी ऑप्शन में आपको दे सकता है, या फिर बंगाल सीधे दे दे तो सिर्फ बंगाल मारिएगा। बात समझ में आए? आइए आगे देखिए। इन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, और इन्होंने क्या किया था? आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। बात समझ में आए? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 1928 में, सॉरी 38 में, जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और 1939 में ये फिर से जीतते हैं। और ये 39 वाला जो होने वाला था, कहाँ पे होने वाला था? त्रिपुरी में होने वाला था। इसका भी ये चुनाव जो होता है जीत जाते हैं, और अध्यक्ष पद नियुक्त कर दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि गांधी जी के जो सपोर्टर थे पट्टाभी सीतारामैया, वो गांधी जी के पक्ष में खड़े हुए थे, गांधी जी की वजह से खड़े हुए थे, तो इसलिए गांधी जी जो हैं थोड़े से इनसे नाराज हो गए। और कहा जाता है कि जब इनको कांग्रेचुलेसन देने गए थे तो उस समय गांधी जी ने ये बात सुभाष चंद्र बोस से बोला था कि पट्टाभी सीतारामैया का जो हार है वो मेरी हार मानी जाएगी। जिससे के बाद सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा दे देते हैं तो इस साल जो है कांग्रेस की जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। ध्यान रखिएगा, पट्टाभी सीतारामैया फिर भी नहीं कर पाए थे, ये बात आपको याद रखना है। और एक चीज़ और 1939 से आपको इनका याद रखना होगा कि इसी वर्ष इन्होंने क्या किया था? इसी वर्ष इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने इसी वर्ष की थी। तो ये बात भी आपको याद रखना है। आई बात समझ में? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे इन्होंने किस संगठन का गठन किया था, तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में इनका बताया जाता है। बात समझ में आया? और आज़ाद हिंद फौज इन्होंने जो है कहाँ पे गठन किया था? जापान में गठन किया था। कहते हैं रास बिहारी बोस, ठीक है, जो कि एक सैन्य गठन किए थे, और बाद में उसका कमांडर जो होता है इनको बना दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। बात समझ में आया? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जो है किस अंग को किए थे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज जो है उसी को भारतीय थल सेना का रूप दिया गया था। और बाद में आते समय इन्होंने क्या किया था? दिल्ली चलो का नारा भी दिया था, प्लस में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा इन्होंने दिया था। याद रखिएगा, ये नारा ये आके म्यांमार में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? म्यांमार में आके इन्होंने दिया था। और उसके बाद ये जाते हैं, और जाके जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे एक स्वतंत्र सरकार की भी घोषणा कर देते हैं। बात समझ में? तो ये बातें कुछ उनसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा जो है, मूर्ति जो है, वो कहाँ स्थापित की गई है? क्या उसको कुरनूल में स्थापित किया गया है, अयोध्या में स्थापित किया गया है, बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, या देहरादून में स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में। कितनी ऊंची प्रतिमा है? ये है आपकी 72 फीट की ऊंचाई इसकी है, हनुमान जी की प्रतिमा है। ठीक है, अगर पूछा जाए बेंगलुरु में कहाँ पे, तो इस मंदिर का नाम याद रखेगा, श्री दक्षिण अयोध्या कोदंडराम मंदिर। ठीक है, इसी मंदिर में इसकी स्थापना की गई है, ये याद रखना जरूरी है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ से आपको करंट के और भी पार्ट्स मिल जाएंगे। हम लोग कुछ अन्य जो मूर्तियाँ हैं, जो स्टेचूज बने हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी, तो ये कहाँ पे है? केवड़िया, गुजरात में है। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है, अगर स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी की बात करिए तो स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी जो है वो कहाँ पे है? हैदराबाद के तेलंगाना में है। किसकी है? संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे है? तो ये आपकी बेंगलुरु में है। और ये किसकी है? प्रभु कैंपेन गौड़ा की है। ठीक है, कैंपे गौड़ा। अगला है
स्टेचू ऑफ पीस, तो ये आपकी जो है दो जगहों पे मिलेंगी आपको, श्रीनगर में भी मिलेंगी और राजस्थान में भी मिलेगी। किसकी है? महावीर, भगवान जो महावीर हुआ करते थे उनकी है, ठीक है। और स्टेचू ऑफ नॉलेज की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? लातूर महाराष्ट्र में है। किसकी है? संत बसवेश्वर महाराज की है। अगली जो स्टेचू है, स्टेचू ऑफ वेल्लोर, ये आपकी कहाँ पे मिलती है? स्टेचू ऑफ वेल्लोर कहाँ पे मिलेगी? ये असम में है। किसकी है? लचित बोरफुकन की है। लचित बोरफुकन की है स्टेचू ऑफ वेल्लोर, ठीक है। अगर इसके बाद हम स्टेचू ऑफ वननेस की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। वननेस कहाँ पे है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। और ये किसकी मूर्ति है? ये है आदि शंकराचार्य की। बात समझ में आइए अगला प्रश्न देखिए। किस बल के द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? ऑपरेशन सर्द हवा किस जगह पे शुरू किया, मतलब भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे किसके द्वारा शुरू किया गया है? क्या वो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से भारतीय सेना हो सकता है, बट ये सिर्फ सहयोग के रूप में कर रहा है। मेनली जो ऑपरेशन शुरू किया गया वो बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके द्वारा शुरू किया गया है, और ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से ऑप्शन मेक श्योर कर लीजिएगा सही हो जाए। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है राजस्थान में, ठीक है। क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है तो इसका कोई जो घुसपैठ वगैरह है या फिर कोई अवांछनीय गतिविधियां वहाँ पे है, क्योंकि ठंडी के मौसम में ज़्यादातर होती हैं, तो उसे रोकने के लिए शुरू किया गया है क्या? ऑपरेशन सर्द हवा। बात समझ में आया? और यहाँ पे अगर हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो भारतीय सेना का जो स्थापना अभी हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके थे, ठीक है। याद होगा आपको, 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है इसके अध्यक्ष हैं। और इसका आदर्श वाक्य ध्यान रखिएगा, सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन जो हुआ है आपका कोलकाता में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में हुआ है। बात समझ में आया? इसका आयोजन अभी चल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा लोग। और इसमें देखा जाए तो इसका 11वां संस्करण जो है कब से शुरू हुआ है? 22 जनवरी से शुरू हुआ है। इसमें कुल 30 देशों की लगभग 116 फिल्में दिखाई जाएंगी। बात समझ में आया? और ये कितनी तारीख तक चलेगा? 28 तारीख तक चलने वाला है। किस केंद्र शासित प्रदेश के बधाल गांव को संक्रमित इलाका घोषित कर दिया गया है? तो ये बधाल गांव कहाँ पे है? तो ये बधाल गांव आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली में हुआ क्या है कि यहाँ पे कुछ लोगों की अचानक से इस गांव में मृत्यु हो गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, आप कह सकते हैं लगभग 17 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है पिछले, मतलब 1 महीना के करीब में। आप समझ लीजिए कि 1 डेढ़ महीना के अंदर 17 लोगों की मृत्यु हुई है। और वो मृत्यु क्यों हुई है इसके बारे में किसी को पता नहीं है कि वो मतलब मृत्यु होना वैसे स्वाभाविक है, नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। यहाँ पे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, एकदम रहस्यमयी ढंग से इनकी मृत्यु हुई है। 13 बच्चे थे 17 लोगों में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, अभी आप लोगों को पिछली वीडियोज में मैंने बताया था, सोनमर्ग जो सुरंग है 13 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। बात समझ में आया? उसके बाद अगर बात किया जाए, पहला केबल स्टे रेल पुल, ठीक है, अंजी खड़ग पुल जिसका नाम दिया गया है, वो भी कहाँ पे, यहाँ पे सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया गया है इसका, ठीक ना। उसके बाद अगर बात किया जाएगा, डल झील पर एक उबर शिकारा नाम का एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो डल झील है उस पे उबर शिकारा नाम से एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसको लागू करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश भी जम्मू कश्मीर ही है आपका, ठीक है। और उमर अब्दुल्ला को आपको पता होगा कि ये क्या है, यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बात समझ में आए?
आइए अगला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ पे हुई है? क्योंकि ठंडी चल रही है 2025, अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आप तब भी पहुंच जाएंगे। विंटर गेम्स हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे खेली जा रही है? लद्दाख में इसका आयोजन मतलब हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम किस राज्य या यूटी ने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है, कुल मिला के एक तरीके से पेंशन की योजना की बात की गई है। बात समझ में हमें इस प्रश्न को लेने के पीछे लॉजिक ये था कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ आपको करंट अफेयर्स दे दिया जाए। आइए, कुछ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर पूरे राज्य, उस राज्य से क्या है, तो फ्लेमिंगो महोत्सव, ये याद रखिएगा। 18 जनवरी से कोई इसको जो हुआ आयोजन शुरू हुआ था, कहाँ पे? तिरुपति जिला में। जिला याद हो या ना हो, फ्लेमिंगो महोत्सव का जो शुरुआत है वो कहाँ पे किया गया था? वो किया गया था आंध्र प्रदेश में। बात समझ में? विश्व तेलुगु सम्मेलन का भी शुरुआत जो है यहीं पे हुआ है। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत यहाँ पे की गई है, ये भी आपको याद रखना है। बात समझ में? इसके बाद अगर बात करते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है एक पहल की है, ठीक है। क्या? आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो गुलबेकियन पुरस्कार भी यहाँ पे यही मतलब राज्य जो है वो जीता है। बात समझ में आया? गुलबेकियन पुरस्कार ये भी इन्होंने ही जीता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर बी आर अम्बेडकर साहब की जो प्रतिमा है 125 फीट ऊंची, वो भी यहाँ पे जो है विजयवाड़ा में उसका अनावरण किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा जो है 125 फीट ऊंची है, उसका भी अनावरण जो है यहीं पे किया गया है। बात समझ में? उसके बाद अगर बात करते हैं और क्या यहाँ पे हुआ है, तो एक राष्ट्रीय स्तर स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 यहाँ पे आयोजित हुआ था, ठीक है। तो अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन भी यहाँ पे आयोजित हुआ था। उसके अलावा दीपम 2.0 के तहत निःशुल्क सिलेंडर देने की भी योजना यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना है? अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा, हम पूर्णकालिक सदस्य की बात नहीं है कर रहे हैं। अगर पूर्णकालिक सदस्य की बात कहा जाएगा तो वो 10 हो चुके हैं। जो 10वें नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया है। 10वें नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया है। तो हम पूर्णकालिक सदस्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम भागीदार देश की बात कर रहे हैं। भागीदार में जो है ये 9वें नंबर पे कौन सा देश आया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सा देश है आपका? नाइजीरिया है, ठीक है। तो भागीदार देश के रूप में नवीनतम आपसे पूछा जाएगा, नवीनतम भागीदार देश तो नाइजीरिया, नवीनतम पूर्णकालिक सदस्य तो इंडोनेशिया। अगर हम स्वीडन की बात करते हैं तो स्वीडन जो है ये नाटो का, स्वीडन जो है ये नाटो का नवीनतम सदस्य देश बना हुआ है। इंडोनेशिया की बात जैसे अभी हमने किया कि ये किसका नवीनतम सदस्य है, ये बना है ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश बना है। और बेलारूस की अगर हम बात करते हैं तो बेलारूस जो है वो एससीओ का जो है नवीनतम सदस्य देश बना है। तो ये चारों को भी ध्यान रखिएगा। नाइजीरिया जो है ब्रिक्स का भागीदार देश बना है नवीनतम, स्वीडन जो है नाटो का नवीनतम सदस्य देश बना है, इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य देश बना है, और बेलारूस जो है वो एससीओ का सदस्य देश बना है। बात समझ में आया? तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।